हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नए सिलेबस को निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, अब हम 6ठी यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण उसे अभी 1-2 दिन के लिए रोका था। एक वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, हमारा लास्ट वीडियो जो रहा उसमें भी इको प्रॉब्लम हो रहा था, साउंड का वीडियो बन चुका है लेकिन उसमें इको प्रॉब्लम आ रहा है। उसे जल्दी से मैं आज सुबह या कल दिन में अपलोड कर दूंगा। बौद्धिक संपदा के अधिकार वाला वीडियो कंटिन्यू रहेगा, 2-3 दिन में उस यूनिट को हम समाप्त कर लेंगे। लेकिन सिमिलरली साथ ही साथ में हमने एमसीक्यूज लगाना शुरू किया है। अब हम रोज 50 एमसीक्यूज लगाना शुरू कर लिए हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, एमपीपीएससी के लिए जो यूनिट्स मैं पढ़ा रहा हूँ इनका पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा और एमसीक्यूज भी हम सारी यूनिट के लगाएंगे। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो यूनिट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 10 में से 10 नंबर आपको मिलेंगे। इसी तैयारी में आपको इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस को अच्छे से याद कर लें। देखिए, जो क्वेश्चन टाइप करने होते हैं या क्वेश्चन बनाने होते हैं वो मैं खुद ही हाथ से लिखकर बनाता हूं और मेरा एक साथी उसे टाइप करता है निःशुल्क रूप से। तो हो सकता है टाइपिंग में कोई एरर हो या मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर कोई एक आधा प्रश्न गलत कर दिया हो। देखिए, एमपीपीएससी जैसा बड़ा संस्थान, अभी जैसे आपने पिछले प्रश्न में देखा उसने मौलिक कर्तव्य वाले क्वेश्चन में गलती की थी, तो ऐसी गलतियां छोटी मोटी सी हो जाती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप उन गलतियों को देख लेते हैं, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल तो मैं खुद डाउट कर रहा था कि ये मेरे स्टूडेंट है जो इतने इंटेलिजेंट हो गए, मतलब 50 में से 40-45 नंबर ला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी मिली कि आपको इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी एक बात याद रखिए, हमें जब हम कहीं सीखने जाते हैं तो हमें स्टूडेंट बनकर सीखने की नजर से चीजों को देखना है, गलती निकालने की नजर से नहीं देखना है। हाँ, जो भी गलती हो जाती है वो एक व्यक्ति कोई भी कमेंट में मुझे बता दे, मैं अगले वीडियो में उस गलती को स्वीकार करूंगा या सुधार दूंगा। जो भी होगा उस पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। गलतियां 1-2 हो सकती हैं, हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, हो सकता है कि कोई और मिस्टेक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार लेंगे। एक आध प्रश्न 2 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आप धैर्य रखिए। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, हमें अपने आप को केवल पीएससी की नजर से तैयार करना है, हमें और विद्वान नहीं बनना है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा। आज भी आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि 50 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 50 में से आपको 35 मार्क्स या उससे ज्यादा आते हैं इस यूनिट में अभी, तो आप मानिए कि आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो जिन लोगों ने कल कमेंट किया था कि उनके नंबर कम हैं, जिनके 35 या 30 से नंबर कम हैं, उन्हें फिर से वही वीडियो सीरीज देखनी होगी। एक बार उनको अच्छे से रिकॉल करना होगा। आगे उनको तैयारी कैसे करनी है मैं आगे बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बेगा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। पहला प्रश्न है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर है बालाघाट। बेगा ओलंपिक की शुरुआत 2015 में हुई थी और यह हर साल आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिता है। बालाघाट में आयोजित होती है सामान्यतः, या बालाघाट जो सांस्कृतिक परिषद है उसके माध्यम से की जाती है। जो लास्ट वाला, अभी तक इसके 5 वर्जन आयोजित किए जा चुके हैं। जो 5वां वर्जन था उसे डिंडोरी ने जीता है और उसका जो ओवरऑल विनर है वो डिंडोरी क्लब रहा। 8 टीमें भाग लेती हैं इसमें। आपको याद रखना है बालाघाट में ही बेगा ओलंपिक का आयोजन होता है। जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक होता है वैसे बेगा ओलंपिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे शुरू करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अपना मूल्यांकन जरूर कर रहे होंगे। आप अपने नंबरिंग डाल करके ABCD करते जाइए। आपको चेक करना है 50 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सहरिया स्वयं को छोटा भाई स्वीकार करते हैं। किसका छोटा भाई स्वीकार करते हैं वे? सहरिया स्वयं को किसका छोटा भाई स्वीकार करते हैं? देखिए, जब मैंने पढ़ाया था तो वीडियो में एक कहानी सुनाई थी कि सहरिया की उत्पत्ति कैसे हुई, वो अगर आपने सुनी होगी तो याद आ जाएगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर है भील। देखिए, भील को वो अपना बड़ा भाई स्वीकार करते हैं और वे स्वयं को अपना भीलों का छोटा भाई मानते हैं, या छोटा भाई है वो। ये याद रखना, भील बड़े भाई, सहरिया छोटे भाई, ऐसी मान्यता शहरियाओं की है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भील धांडल नृत्य
किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नाम क्या है? भील ढांढल नृत्य। भील ढांढल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन में एक भील है स्वयं। आंसर कर लिया होगा आप सब लोगों ने। इसका आंसर है कोरकू। देखिए प्रश्न पे फोकस करो। भील ढांढल नृत्य में भील लिखा हुआ है, लेकिन वो भील द्वारा नहीं किया जाता है। भील ढांढल नृत्य भील नहीं करते हैं। भील ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है। आंसर हो गया होगा आपको याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, आदिवासी उपयोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? देखिए मैंने आपको बहुत सारी योजनाएं पढ़ाई हैं। एक है आदिवासी उपयोजना। आदिवासी उपयोजना की शुरुआत कब हुई? सबने आंसर कर लिया होगा। आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1975 में जो गरीबी मिटाओ योजना देश के लिए लाई गई थी, उसी के एक हिस्से के रूप में आदिवासी विकास खंडों में एक योजना चलाई गई थी, जिसे आदिवासी उप योजना के नाम से जाना जाता है, और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में चली थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फंडारी आभूषण बेगा महिलाओं द्वारा कहां धारण किया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। फंडारी आभूषण कौन धारण करता है? बेगा महिलाएं। कहां करती हैं? आंसर है डी, सिर पर। देखिए बेगा महिलाएं एक हार नुमा संरचना या हार नुमा आभूषण पहनती है, और यह आभूषण जो है वो सर पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। याद रखिएगा बेगा महिलाओं का आभूषण है फंडारी आभूषण। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, फंडारी आभूषण किस जनजाति का प्रमुख आभूषण है? बेगा महिलाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भात भाजी किस जनजाति का रात्रि भोजन है? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर है ए, बेगा जनजाति। कल भी ये क्वेश्चन था, लेकिन कल दूसरे रूप में पूछा गया था इसी प्रश्न को। देखो बेगा का जो भोजन है उसके तीन नाम है। बेगा जो सुबह भोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बासी। दोपहर में जो करते हैं उसे कहते हैं पेज, और जो रात्रि में करते हैं भोजन उसे क्या कहते हैं? बयारी या बवारी, है ना। इसी को भात भाजी भी कहा जाता है। कल का वीडियो ढंग से देखा होगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बेगा इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए, कब मनाया जाता है? आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है 9 अगस्त। देखिए अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक दिवस और शुरू किया है हमने, जनजाति गौरव दिवस। गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाते हैं हम जनजाति गौरव दिवस। याद रखना है सबको। तो 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस। कौन किसने घोषणा की थी? यूनाइटेड नेशन द्वारा 1994 से ये लगातार मनाया जा रहा है हर वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब हुआ था? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। किस आर्टिकल के तहत हुआ था? ये क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत इस आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है? आंसर होगा 244 का ए। आप सबको पता है 1957 में पहली बार आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन हुआ। 2014 में उसका पुनर्गठन हुआ, और फिर से 2019 में उसका पुनर्गठन हुआ है। याद रखना है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन का पहला टंट्या भील सम्मान 2008 किसे प्रदान किया गया? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर है राजाराम मौर्य। 2008 से शुरू हुआ एक विशेष सम्मान टंट्या भील सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोनों, व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था के रूप में भी दिया जाता है ये। और क्या किस चीज के लिए? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनजाति युवा। पहला पॉइंट तो याद रखिए कि युवा, आदिवासी युवा को दिया जाता है। ये आदिवासी युवा को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, कला या साहित्य के क्षेत्र में प्रदर्शन करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर होगा राजाराम मौर्य। राजाराम मौर्य देवास के हैं, याद रखेंगे आप सब लोग, और जनजाति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर है अमरकंटक। इंदिरा गांधी के नाम से अमरकंटक में विश्व का या भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसका नाम क्या है?
अमरकंटक में है इसलिए अमरकंटक भी बोल देते हैं। मूल नाम इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है। जरूर याद रखेंगे आप सब लोग ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की छठे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कल याद कराया था मैंने आपको ये कोड से, अगर कोड याद रहा होगा तो कर लिया होगा आंसर अभी तक। आंसर क्या है? बेगा। आपको कल एक कोड बताया था मैंने कि भीगो के, क्या था कोड? भीगो के से बी भर, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा और भारिया। ऐसे 7वें नंबर पे भारिया था और 6ठे नंबर पे बेगा था। यही क्वेश्चन है, छठी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पिछले पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो मैं आज के इस वीडियो में लास्ट में आपको शेयर कर लूंगा, लेकिन आप इन क्वेश्चन में अपना एनालिसिस करना ना भूलें। करके फिर से आप मुझे कमेंट करेंगे। जिनका स्कोर कम आ रहा है वो जरूर कमेंट करें, जिनका अच्छा आ रहा है वो भी स्कोर को कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमने कैसे पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। आपका स्कोर अगर कम है तो उसमें सुधार करने का क्या तरीका होगा ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातालकोट किस नदी के किनारे है, या पातालकोट से कौन सी नदी बहती है? चलिए आंसर कीजिए फटाक से। इसका आंसर है दूधी नदी। देखिए पातालकोट कौन सी नदी के किनारे है? दूधी नदी। आपको याद होगा पातालकोट के भारिया पढ़ा हमने, भारिया जनजाति जब पढ़ी थी तो इसके बारे में खूब सारी बातें बताई थी मैंने। पातालकोट की परिभाषा भी बताई थी, पातालकोट के दार्शनिक स्थल भी बताए थे, यहाँ की नदी भी बताई थी। और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस की जो कांस्टेबल एग्जाम होती है उसमें ऑनलाइन अभी पूछा गया था कुछ समय पहले, याद रखिए। चलिए आंसर कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री शिव भानु सिंह सोलंकी के संबंध में असत्य कथन है। शिव भानु सिंह सोलंकी पे प्रश्न है, एक राजनीतिज्ञ थे शिव भानु सिंह सोलंकी। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर है 1980 में उन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये क्वेश्चन का आंसर, ये वाला ऑप्शन गलत है इसमें से। इनकी विशेषताएं याद रखिएगा, धार जिले के थे, राजनीतिज्ञ थे, ये भी याद रखना है, और ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। 1980 में जब अर्जुन सिंह की सरकार थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय इन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर बनाया गया था। 7 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। और मूलतः धार जिले के निवासी थे, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या होता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। नृत्य संगीत, रंगों का त्योहार, नृत्य की प्रस्तुति या प्रेम का त्योहार? कर लिया होगा सबने आंसर। इसका आंसर है प्रेम का त्योहार। देखिए ये सारी ही विशेषताएं सही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया जाता है? तो हमने सीखा हुआ है कि भगोरिया के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है गुलालिया। तो गुलाल में क्या होता है? गुलालिया क्यों कहते हैं इसे? गुलालिया इसलिए कि लड़का लड़की अपने प्रेम का इजहार गुलाल लगाकर करते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेम का त्योहार है, प्रेम और उत्सव, प्रेम के त्योहार या उत्सव के रूप में मनाया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्री आनंद सिंह श्याम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? श्री सुंदर सिंह श्याम कौन है? याद रखिए, गोंड जनजाति के एक चित्रकार हैं, ये हमें याद रखना है। आंसर कर लिया होगा आपने चारों में से एक। इसका आंसर है सभी कथन असत्य है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन तो, बाकी सब पॉइंट तो सही है। आनंद सिंह, देखिए जिनमें भी ये श्याम लिखा रहता है ना, वो सब गोंड जनजाति के चित्रकार होते हैं। ये कौन सी जनजाति के चित्रकार होते हैं? गोंड जनजाति के चित्रकार होते हैं। और इन चित्रकारों द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें सामान्यतः गहरे रंगों का प्रयोग होता है, गहरे रंग का प्रयोग करते हैं। आंसर सही हो जाएगा। देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, ये करते हैं, देवी देवताओं के चित्र भी होते हैं और साथ में पशु पक्षी पेड़ पौधे भी होते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के लिए राज्य को अनुदान का प्रावधान करता है? जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए हमने जब आपको भौगोलिक भारतीय संविधान के प्रावधान या उपबंध पढ़ाए थे इस जनजातियों के लिए, तो ये आंसर पढ़ाया था। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 275 और 282 इन दो में अनुदान की बात की गई है।
यहाँ 275 आंसर सही होगा। जो स्थायी रूप से राज्यों को अनुदान दिया जाना है उसका वर्णन 275 में है, और जो अस्थायी रूप से जो विशेष अनुदान दिया जाना है उसका वर्णन 282 में है। तो दोनों आर्टिकल याद रखना आप। जनजातियों के लिए भी इसी के तहत जो अनुदान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड की जनजातियों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है आपको, ये 3 आर्टिकल पढ़ाए थे शुरुआत के आर्टिकल 371 के। जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर है 371 ए। नागालैंड की जो जनजाति है उसके लिए प्रावधान, या नागालैंड का जो जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो आर्टिकल 371 ए में किए गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडोनी विवाह का संबंध किस जनजाति से है? क्या है क्वेश्चन? पडोनी विवाह का संबंध किस जनजाति से है? जल्दी से आंसर कीजिए। पडोनी विवाह, देखो आंसर है गोंड। हमने गोंड जनजाति जब पढ़ाई थी आपको तो हमने बताया था मांडवा तरी नाम से, मांडवी तरी नाम से 3 प्रकार के विवाह होते हैं। पडोनी विवाह, चंड विवाह और लमसेना विवाह, ये 3 विवाह इसमें होते हैं। पडोनी क्या होता है? जब लड़की अपनी बारात लेकर के लड़के के घर चली जाती है तो उसे कहते हैं पडोनी विवाह। याद रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति विकास कार्यक्रम की जांच हेतु एल्विन समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन है 62, 60, 59, 91। चलो जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर है 1959। एल्विन समिति कब बनी थी? एल्विन समिति बनी थी 1959 में। और क्यों बनाई गई थी? जनजाति के संबंध में जो विकास कार्यक्रम चल रहे थे उनकी जांच के लिए। 1960 में क्या बना था? ढेबर आयोग बना था। ढेबर आयोग ने क्या किया था? ढेबर आयोग ने 1973 में जो सिफारिश की थी कि जनजातियों के लिए अलग से कोई दर्जा हो, तो उसी के हिसाब से 1976 में विमुक्त और घुमंतु जनजातियों को घुमंतु का दर्जा दिया गया था। 1965 में क्या हुआ था? आप सबको पता है 1965 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जनजातियों के लिए। और 1991 में ये भी दिलीप सिंह भूरिया समिति के लिए जाना जाता है। दिलीप सिंह भूरिया समिति बनी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। 1960 का जो जनजातीय ढेबर आयोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडी भाषा के पहले मानकीकृत शब्दकोश, बहुत विशेष ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। गोंडी भाषा के पहले मानकीकृत शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? गोंड भाषा के मानकीकृत शब्दकोश का प्रकाशन कब हुआ? 2015, 1980, 2018 और 2022। आंसर है 2018। क्या है आंसर? 2018। कर्नाटक के हम्पी में जो कर्नाटक विश्वविद्यालय है, कर्नाटक विश्वविद्यालय, उसने 2018 में गोंड जनजाति के लिए एक मानकीकृत शब्दकोश बनाया। आंसर याद रखना है 2018। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है? फटाक से आंसर कीजिए, सबको पता है इसका आंसर है भारिया जनजाति। आपको पता है ना पातालकोट के भारिया, नाम सुना है? पातालकोट के बेगाचक के बेगा, पातालकोट के भारिया और सहरिया, 3 हमारी पिछड़ी जनजाति है। भारिया आंसर याद हो गया होगा सबको। और पातालकोट के 2-3 जो दर्शनीय स्थल है उनके नाम भी रिवाइज कर लीजिए साथ ही साथ में। राजाखो याद रहा होगा आपको, राजाखो ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट स्थल है। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में घोटुल संस्कृति प्रचलित है? वो किताब याद आ रही होगी बेरियन एल्विन की। चलिए आंसर कीजिए। मुड़िया या माड़िया, ये गलती से मुड़िया लिखना है। मुड़िया जनजाति जो है या मूरिया, ये माड़िया को, ये यहाँ पे ऑप्शन सही है, माड़िया नहीं मूरिया, ये मूड़िया लिखना चाहिए था, टाइप मिस्टेक है, मूरिया। देखिए घोटुल जो संस्कृति है वो क्या होता है? एक युवा ग्रह होता है। क्या होता है? युवा ग्रह। और इसका वर्णन बेरियर एल्विन ने किसने किया? बेरियर एल्विन ने अपनी किताब मुड़ियाज एंड देयर घोटुल नाम की किताब में किया हुआ है। किताब का नाम ही है मुड़ियाज एंड देयर घोटुल। चलिए आगे बढ़ते हैं
और यही बेगा में भी कॉपी होता है, बेगा जनजाति भी इसी का पालन करती है। आगे बढ़ते हैं, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, कौन सी जनजाति बहेलिया श्रेणी की है? चलो जल्दी से आंसर करो। पारधी, बिरहोर, पंडो और अगरिया, चार ऑप्शन हैं। बहेलिया श्रेणी की जनजाति कौन सी है? आंसर है पारधी। पारधी क्योंकि ये शिकार करने वाली जनजाति है ना, घुमक्कड़ है, तो जो भी घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं वो सब बहेलिया श्रेणी की जनजाति कहलाते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के ग्राम्य देवता खेर माता का पूजन करते हैं, या किस जनजाति के लोग ग्राम देवी के रूप में खेर माता का पूजन करते हैं? जल्दी से आंसर करो। आंसर है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में खेर माता नाम की जो माता है, भगवान है, उनको ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी है मध्य प्रदेश की? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बेगा, भारिया और सहरिया। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति, आंसर है सहरिया। देखिए बेगा में बेगाचक है, उसी के क्षेत्र को पिछड़ा माना गया है। भारिया में पातालकोट के बागा को पातालकोट, और सहरिया पूरी तरह से पिछड़ा है, यह हर क्षेत्र में पिछड़ा है, इसलिए सहरिया की जनसंख्या, देखो कुल पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या कितनी है जो मानी गई है, वो 5 लाख है, उनमें से सहरिया सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब लोग कॉपी पेन निकाल करके चेक जरूर कर रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना है। 50 में से 35 नंबर आते हैं तो सामान्य ठीक ठाक स्कोर है, इससे कम नहीं आना चाहिए, इतना होना चाहिए हर स्टूडेंट का। और अगर है तो फिर मुझे स्पेशली बताया, उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य को बेरियल इल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है? जल्दी से आंसर करो। गेंडी नृत्य, कक्सार नृत्य, गोर नृत्य और घाटी नृत्य, कौन सा आंसर है? गोर नृत्य। देखिए गोर नृत्य को बेरियल इल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य की उपाधि दी है, नृत्य की संज्ञा दी है, जरूर याद रखना है। बेरियल इल्विन के सेंटेंस भी याद रखने हैं, मैं उन पर और अगले क्वेश्चन में अगले प्रश्न उस पर ही आधारित रखूंगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक जनजाति दी और उसका युवा ग्रह दिया है। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से काम करना, फटाफट आंसर कर लिया होगा। देखो रंगभंग किसका है? भारिया का। मूडिया का क्या है? मूडिया का है घोटुल। तो अब अगर आपको 2 भी याद है तो आंसर हो जाएगा, 1 या 2 भी याद रहे तो आंसर को ढूंढ लिया करो। डी का 4, तो डी का 4 इसमें है और इसमें, मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आंसर लगाने हैं। फिर मूडिया का 1, मतलब डी का 1, तो किस ऑप्शन में? सी का 1 दिया है, सी का 1 इस वाले में दिया, अर्थात ये आंसर सही हो जाएगा। 4 के 4 याद होना जरूरी नहीं है, तो अपने आप बी का 2 हो जाएगा और 1 का 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ऐसे में जरूर होता है कि वो 4 में से 1 या 2 ऑप्शन ऐसे डालते हैं जो विदेश की या दूसरे राज्यों की जनजाति है, तो डरना नहीं, अगर 2 ऑप्शन भी आपको याद रहेंगे तो ऐसे आंसर आप कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डाहिया खेती का प्रचलन किस जनजाति में है? जल्दी से आंसर करो। डाहिया खेती कौन सी जनजाति करती है? आंसर है मुरिया, भारिया, माड़िया, भतरा। चलो जल्दी फटाफट आंसर करो। भारिया जनजाति खेती करती है डाहिया खेती। पता है ना भील कौन सी खेती करते हैं? दजिया या चिमाता। आंसर याद रहा होगा। चिमाता खेती कौन करता है? झूम की खेती कौन करता है? आपको पता है बाकी सारी जनजातियां जो है वो झूम की खेती करती है, कुछ के विशेष नाम है, जैसे भील का दजिया, चिमाता, भारिया का डाहिया खेती। याद रखना, एक लिस्ट बना लो ऐसी चीजों की सारी जनजातियों की खेती के नाम एक साथ नोट कर ले। सारी जनजातियों के जो घर का नाम है, किसी में उसे कू कहा जाता है, किसी भीलों में कू कहा जाता है, सहरिया में सहराना कहा जाता है, तो वो नाम याद रखने हैं। इसी तरीके से कंपैरेटिवली याद रखने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो। 2023 के करंट अफेयर्स में भी रहा है ये आदिवर्त संग्रहालय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर वो जो मानव कलाकृतियां बनाई गई उनका उद्घाटन किया था। आंसर है खजुराहो। देखो 2001 में स्थापित हुआ, स्थापना कब हुई थी? 2023 मत समझना, 2023 में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। वहां जो विशेषताएं जोड़ी गई है उनका, ये संग्रहालय तो 2001 में ही बन चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया 2023 में, लेकिन उसमें जो विशेषताएं जोड़ी गई उनका पूरा पहले से बना हुआ है। और यहाँ की खास विशेषता क्या है? यहाँ पे जो सारी जनजातियां उनके निवास स्थल बना दिए गए हैं। जैसे ये भीलों का जैसा घर होता है वैसे ही भारिया का, गोंड का, बेगा का, सबके घर बना दिए गए हैं ताकि उनको हम देख करके उनकी संस्कृति को अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? जल्दी से आंसर करो। गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? फटाफट आंसर कर लो। गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? गोहिया पंचायत कोलो की पंचायत है, आपको याद रखना है। देखिए सारी जो पंचायतें हैं जनजातियों की, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। 6 जो 7 जनजातियां हमने पढ़ी है सबकी एक लिस्ट बना करके याद कर लीजिए फटाफट, कंपैरेटिवली याद करना आसान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? कल ये प्रश्न भी पूछा था मैंने वीडियो में, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत पढ़ा दिया कमेंट करने पर। ये प्रश्न का आंसर 1 या 2 लोगों ने मुश्किल से दिया। चलिए आज मैंने पूछ ही लिया प्रश्न। जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? जंगलियों का जंगली कहा जाता है भारिया को। अगर इसी प्रश्न की जगह क्वेश्चन होता कि जंगल का राजा किस जनजाति को, जंगल का राजा किस जनजाति को कहा जाता है, तो क्या आंसर करते? जंगलियों का राजा कहा जाता है, सॉरी जंगल का राजा कहा जाता है बेगा जनजाति को, याद रखना। और इसी की जगह पूछ लिया जाता अगर क्वेश्चन कि जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटी का राजा किसे कहा जाता है, किस जनजाति को राजा माना जाता है जड़ी बूटी के क्षेत्र में, तो आंसर होता सहरिया जनजाति। तो ऐसे प्रश्न भी याद रखने हैं। जंगलियों का जंगली तो कॉमन प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? फटाफट आंसर करो, पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। आंसर है पनिका जनजाति। देखो मध्य प्रदेश के ये मध्य प्रदेश का मैप अगर मैं बनाऊं, देखो पनिका जनजाति मूलतः तो दक्षिण क्षेत्र की है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ये निवास करती है। कहां? सीधी और सिंगरौली में। कहां? सीधी और सिंगरौली में। मैंने बताया था ना बहुत सीधे लोग होते हैं, तो याद रखना सीधे लोग होते हैं जो कबीर पंथ का पालन करते हैं, कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, कभी नॉनवेज नहीं खाते। पनिका जनजाति है जो बुनकर का काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, यह कितने वर्ष बाद आता है? फटाफट आंसर करो। इसका कोई विशेष नाम नहीं होता है, याद नहीं करना है, नाम है ही नहीं उसका कोई विशेष। अलग अलग लोग बहुत सारा नाम बोलते हैं उसके, लेकिन उसमें नहीं पढ़ना, नाम है ही नहीं। आंसर है 9 साल। देखो सामान्यतः बेगा जनजाति में जब भी शादी होती है ना, तो उस समय शहद पिलाया जाता है, और ये परंपरा के साथ एक उत्सव भी मनाते हैं हर एक 9 वर्ष में। जैसे कुंभ मेला लगता है ना, तो वैसा ही हर 9 वर्ष में उत्सव मनाया जाता है। कोई विशेष नाम नहीं है, उसे शहद उत्सव भी कहा जाता है सामान्य लोगों द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट आंसर करो, बहुत सरल प्रश्न है। आंसर है सहरिया। देखो सहरिया जनजाति तेजाजी नृत्य करती है, याद रखना। लहंगी नृत्य करती है, दुलदुल घोड़ी करती है, रागिनी नृत्य करती है। ये रागिनी नृत्य हुआ, या ऐसे जो नृत्य वो किसके हैं? सब सहरिया जनजाति के। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 में जापानी यात्रा में पर किए गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी? अगर वो जनजाति कलाकार वाला वीडियो ढंग से देखा होगा तो फटाफट बनेगा ये आंसर। एक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, चित्रकार रहे हैं। आंसर है जनगढ़ सिंह श्याम। देखो जनगढ़ सिंह श्याम ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? जापानी, क्योंकि जापान से इनको बहुत प्यार था। 2001 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्या कर ली थी? सुसाइड, आत्महत्या कर ली थी। क्या थे ये? चित्रकार। और किस जनजाति से संबंध रखते हैं? गोंड जनजाति से संबंध रखते हैं। आंसर याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ठक्कर बाबा राष्ट्रीय पुरस्कार या राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फटाफट आंसर करो।
देखिए आंसर है 2008। ठक्कर बाबा या जो दूसरे जनजाति पुरस्कार है सबकी शुरुआत भले वो दुर्गाबाई पुरस्कार हो, दुर्गाबाई के नाम पे हो, या इससे पहले मैं आपको एक पुरस्कार और पढ़ा चुका हूं वो हो, या ठक्कर बाबा पुरस्कार हो, ठक्कर बाबा पुरस्कार हो, ये सब पुरस्कार। ठक्कर बाबा कौन है? जिन्होंने आदिवासी शब्द दिया था। कब दिया था? 1930 में दिया था। तो इनके नाम पर हमने पुरस्कार रखा 2008 में। किसको मिला था पहला पुरस्कार? केरल की एक शिक्षा संस्था है उसे दिया गया था पहला पुरस्कार, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? जल्दी से आंसर करो। गोंडवाना दर्शन पत्रिका कौन छापा था? फटाफट आंसर कर लो। आंसर है सुरेंद्र सिंह श्याम। क्या आंसर है? सुरेंद्र सिंह श्याम। 1980 में इन्होंने एक पत्रिका छापना शुरू किया था जिसका नाम है गोंडवाना दर्शन। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी उषा तारम ने, उषा इनकी पत्नी का नाम है, उषा तारम, ये इनकी पत्नी है, इन्होंने बाद में इसका प्रकाशन किया। लेकिन शुरुआत किसने की? सुरेंद्र सिंह श्याम ने। और उसके कुछ दिन बाद उसके संपादक बने मुंशी ताराम। तो तीनों ही नाम याद रखना, लेकिन शुरुआत जो है वो सुरेंद्र सिंह ताराम ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट आंसर कर लो। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है उल्टा चलना है। 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखोगे तो 1987 बनेगा। ट्राइफेड क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जनजातियों के उत्पाद होते हैं, जनजातियों के उत्पादों को विपणन करने के लिए सोसाइटी जो बनी वो ट्राइफेड के नाम से जानी जाती है। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य स्तरीय कोल प्राधिकरण कब बनाया गया था? फटाफट आंसर करो। राज्य स्तरीय कोल प्राधिकरण कब बनाया गया? राज्य स्तरीय कोल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में हुई थी। याद रखना 6 जून 2011 को हमने कोल जनजाति पर आधारित राज्य स्तरीय प्राधिकरण बना दिया था, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय अभिकरण हैं? फटाफट आंसर करो। आंसर है 11। देखो सबको पता है 1992-93 में हमने 8 अभिकरण बनाए थे और 3 अभिकरण हमने 2008 में बनाए हैं। टोटल हो गए 11। तो वर्तमान में जनजातीय अभिकरण कितने हैं? जैसे 3 जो पिछड़ी जनजातियां उनके अलग अलग जिलों में जो अभिकरण है ना उनकी संख्या पूछी जा रही है, कितने जनजातीय अभिकरण हैं? 11 अभिकरण हैं हमारे यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति द्वारा कुरुश भाषा बोली जाती है? किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? फटाफट आंसर करो। कुरुश ये एक उपनाम भी है। कौन सी जनजाति अपना उपनाम कुरुश बताती है? फटाफट आंसर कर लो। उराव जनजाति की जो भाषा है वो है कुरुश। ये खुरुश भी होता है, खुरुश भी बोलने में बोल देते हैं कुछ लोगों, कुछ किताबों में खुरुश भी मिलेगा, कहीं कहीं तो कुछ और भी शब्द मिलता है। कुरुश शब्द है वास्तविक, आपको आंसर यही करना है। कुरुश जो है वो अपने आप को ये बोलते हैं और इनकी भाषा भी कुरुश ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धार्मिक ग्रंथ को कोलों को दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है? फटाफट आंसर करो। कौन सी किताब है, धर्म ग्रंथ है जिसने कोलों को दैत्य बताया? दैत्य माने राक्षस। किस किताब में बताया गया राक्षस इनको? फटाफट आंसर करो। आंसर है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में जो कोल जनजाति है उसे दैत्य बताया गया, राक्षस बताया गया, याद रखना। रामायण में किसका वर्णन है? रामायण में तो भील का भी वर्णन है, कोल का भी वर्णन है। वो एक दोहा बताया था ना, कोल कीरत सब आए, वो जब राम भगवान से मिलने आए तो उनकी झोपड़ी बनाने की बात कर रही थी, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। ऋग्वेद में किस जनजाति का वर्णन है? गोंडों का वर्णन भी मिलेगा यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंजर एक जनजाति है, घुमंतु जनजाति, किस धर्म को मानती है? फटाफट आंसर करो। हिंदू, इस्लाम, सिख और उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर करो। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो अलग अलग क्षेत्रों में कंजर जनजाति कहीं पे हिंदू धर्म का, कहीं पे इस्लाम धर्म का और कहीं कहीं पे इन्होंने कन्वर्ट होकर के सिख धर्म को अपना लिया है। इन तीनों ही धर्मों को स्वीकार करती है जनजाति।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दुलदुल घोड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर करो। ये तो बहुत इजी आंसर क्वेश्चन हो गया, अभी हो भी चुकी है इस पर बात, जल्दी से आंसर कर लो। सहरिया दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है? कौन सी जिलों में निवास करती है पारधी जनजाति? चलो जल्दी से आंसर करो, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है। देखो भोपाल जो जिला है उसके आसपास जो सीहोर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ इन जिलों में ये निवास करती है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंदूरी जो कि भील जनजाति से संबंधित है वह क्या है? जल्दी से आंसर कर लो, सिंदूरी क्या है? देखो कहीं पे सिंदूरी मिलेगा, इसका सही शब्द सिंदरी है, सिंदरी ये शब्द है। आंसर है साड़ी। क्या होता है सिंदूरी या सिदरी? सिदरी लाल रंग की या चटक लाल रंग की, एकदम तीखा चटक लाल रंग की साड़ी होती है जो किसके द्वारा पहनी जाती है? आंसर याद रखना, ये साड़ी भील जनजाति में प्रयोग होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर है? फटाफट आंसर करो, बड़ा सरल प्रश्न है, हमने जब संस्थान पढ़े थे तो पढ़ रखा है। आंसर है झाबुआ। देखो अगर इसी की जगह रेडियो केंद्र पूछ लिया जाए तो आंसर अलीराजपुर हो जाएगा। यह है आदिवासी शोध संचार केंद्र, भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र है ये, लेकिन विश्व का दूसरा है। तो विश्व का दूसरा है तो विश्व का पहला कौन सा है? विश्व का पहला ऑस्ट्रेलिया में खुला था, ये विश्व का दूसरा है, याद रखना, दूसरा वाला दूर संचार केंद्र है ये। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? फटाफट आंसर करो, बड़ा ही सरल आंसर है, गोंड पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं। अब हलबा और तोडो में डिफरेंस है, जल्दी से आंसर करो। तोडो जनजाति नहीं पाई जाती हमारे यहाँ, तो तोडो कहाँ की है? ये उड़ीसा और दूसरे राज्यों, तमिलनाडु राज्यों की जनजाति है। हल्बी तो गोंड की ही एक शाखा के रूप में हमारे यहाँ पाई जाती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, वो जो कल प्रॉब्लम हुई थी उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक प्रश्न रखा है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? फटाफट आंसर करो। कल भी इस क्वेश्चन पे बात हुई थी, आप लोगों ने खूब कमेंट किए कि साहब ये आपने गलत पढ़ा दिया। अरे भैया एक क्वेश्चन हो सकता है गलती से मैंने गलत पढ़ा दिया, उसको सुधार लेंगे, उस गलती को मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आप अपने आप को सुधारने पर फोकस करें, ना कि दूसरे की गलती निकालने पर। कल वो गलती से मैंने बोल दिया था कि गलती से क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? चलो आंसर करो, आंसर है भील। अब देखो डिफरेंस देख लेते हैं कल वाले और आज वाले क्वेश्चन में। कल वाला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आंसर भील लगवाया था, बहुत सारे लोगों ने बोला सर आंसर गोंड है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर गोंड होगा, लेकिन एक शर्त है, गोंडों की जो उपजाति है उनकी संख्या लगभग 40 है और भीलों की जो उपजाति है उनकी लगभग 30 के आसपास है, 30-31 मिलती है, कुछ राजस्थान में भी। लेकिन जब क्वेश्चन में मध्य प्रदेश ऑप्शन में आ जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो एमपीपीएससी ने कुछ दूसरी एग्जाम्स में आंसर हमेशा भील ही माना है, इसलिए मैंने आपको भील आंसर बताया। दो प्रकार के प्रश्न हो गए, क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सीधा आंसर कर दो भील। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो इसमें अगर मध्य प्रदेश शब्द लगा हुआ है तो फिर तो आंसर भील ही होगा। और अगर यूं पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश शब्द ना हो और पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो फिर आंसर क्या होगा? गोंड। ये दोनों ही प्रश्न हैं, एमपीपीएससी ने इसके लिए भील आंसर माना है, इसलिए मैंने इसका आंसर भील बताया था। गोंड असली में भारत के लिए सही आंसर है, क्योंकि गोंडों के उप समूह सबसे ज्यादा हैं और ये सही बात है कि इनके 40 के लगभग उप समूह पाए जाते हैं और गोत्र के आधार पर तो सबसे बड़ा समूह ये है, इनके लगभग 200 से ज्यादा गोत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको मिल गया होगा। अगर कल वाले क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई ना है तो उसे सुधार कर लें, कल वाले क्वेश्चन में सुधार करना है। एक और क्वेश्चन में सब लोगों ने वो जो फैसला नाम की फिल्म थी, फैसला
या मैंने उसकी जगह फजला लिख रखा था। देखिए मैंने इंग्लिश में टाइप करने वाले को इंग्लिश में लिख कर दिया था फैजल, तो उसने फैजल को हिंदी में टाइप किया फैजल, और उसी को मैंने गलती से, क्योंकि कल थोड़ा होच-पोच हो रही थी नेटवर्क, वो जो वॉइस है प्रॉब्लम उसकी थी, इसलिए फैजल को फैसला इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से हुआ है। इंग्लिश में वो फैजल था, हिंदी में वो फैसल था, इसलिए वो फैजल फैसल हो गया। आप याद रखना फैसला मूवी ही है वो सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे ये गलती से प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़द की दाल को शुभ संकेत के रूप में किस जनजाति द्वारा स्वीकार किया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये क्वेश्चन आपको। उड़द की दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन प्रयुक्त करता है, फटाफट आंसर करो। अगरिया जनजाति जो है वो उड़द की दाल को अपना मुख्य भोजन या शुभ संकेत के रूप में शुभ संकेत मानती है, याद रखना। बहुत सारी जनजातियां उड़द की दाल को मानती है, लेकिन ये इसकी पूजा भी करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। तो आपने अपनी स्कोरिंग चेक कर लेनी है। अगर आपकी स्कोरिंग 35 से कम है तो थोड़ी चिंताजनक स्थिति होगी, आपको सुधार करना है। आप कमेंट जरूर कीजिए कि ये क्वेश्चन श्रृंखला आपको कैसी लगी। दूसरा, आपको अपने कितने नंबर आ रहे हैं ये भी शेयर हमें बताना है, ताकि हम कैसे उनमें सुधार कर सकें, ये हम उस पर बात कर सकें। सभी स्टूडेंट को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आप अपनी पूरी मेहनत, पूरी जान लगा दीजिए तैयारी करने में। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन आप अपनी मेहनत में कमी ना रखिए। ऑल द बेस्ट सभी को, विशेष रूप से धन्यवाद। आप अपना अमूल्य जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो के लिए सभी को विशेष धन्यवाद।